ये कहानी है एक आदमी की, द मैन विथ नो नेम। एक गोस्ट जो यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर के बीच एक छोटे से टाउन सैन मिगेल में आता है। सैन मिगेल एक डेड टाउन है जिसे करप्शन और वायलेंस ने चारों तरफ से घेर लिया है। टाउन दो राइवल फैमिलीज के बीच फंसा हुआ है, रोहोज और बैक्स्टर्स। रोहो फैमिली 3 भाइयों के कंट्रोल में है, डॉन मिगेल, एस्तेबान और रेमोन। डॉन मिगेल रोहो सबसे बड़ा भाई है, बाकी दोनों के मुकाबले वो थोड़ा सा शांत है। एस्तेबान रोहो इम्पल्सिव है, थोड़ा बेवकूफ़ भी, और हमेशा अपने भाइयों के ऑर्डर्स फॉलो करता है। रेमोन रोहो असली विलन है, एम्बिशियस, ब्रूटल और सबसे ज़्यादा चालाक। सच कहे तो पूरी फैमिली का असली बॉस रेमोन ही है। रोहोस का एक ही गोल है, सैन मिगेल पर पूरी तरह कब्जा करना। उनकी ग्रीड और पावर की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। बैक्स्टर फैमिली को लीड करते हैं जॉन बैक्स्टर और उनकी वाइफ कॉन्सुएलो। जॉन बैक्स्टर अपने आप को हीरो के सामने टाउन का शेरिफ बताते हैं, लेकिन असल में वो अपनी ड्यूटीज़ को कब का भूल चुका है। वो भी उतना ही करप्ट है जितना कि रोहोस। उसकी वाइफ कॉन्सुएलो बैक्स्टर बहुत एम्बिशियस है, कई बार वही जॉन को सलाह देती है और प्लान बनाती है। शी इज़ मोर लाइक द हेड ऑफ दिस फैमिली। बैक्स्टर्स रोहोस के मुकाबले काफ़ी वीक लगते हैं। उनके बीच वो यूनिटी नहीं है जो रोहोस को डेंजरस बनाती है। रोहोस और बैक्स्टर्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोनों फैमिलीज हर वक्त एक दूसरे को ख़त्म करने की प्लॉटिंग और प्लानिंग में लगे रहते हैं। बैक्स्टर फैमिली गन मर्चेंट्स हैं जो वेपन्स का ट्रेड चलाते हैं और अपने शेरिफ टाइटल का यूज़ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन वो भी रोहोस की तरह करप्ट है। दूसरी तरफ रोहोस अल्कोहल स्मगलिंग करते हैं और अपना लिकर का बिजनेस चलाते हैं। एक दिन टाउन में मैक्सिकन आर्मी की कैवलरी आती है जिसके पास एक सीक्रेट शिपमेंट होता है। रेमोन प्लान करता है और उस शिपमेंट को चुरा लेता है, जो कि गोल्ड से भरा होता है, बाय मैसेकरिंग अ ग्रुप ऑफ मैक्सिकन सोल्जर्स। फिर वो सब कुछ ऐसे फ्रेम करता है जैसे ये काम अमेरिकन सोल्जर्स का हो, ताकि यूएस आर्मी और मैक्सिकन आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और वो आराम से इन्वेस्टिगेशन से बच जाए। इसी दौरान द मैन विथ नो नेम ये पूरा एम्बुश विटनेस करता है, सिल्वनीतो के साथ, जो सैन मिगेल टाउन में एक बार का ओनर है और हमारे हीरो को शेल्टर और एडवाइस देता है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेगा। दोनों फैमिलीज के साथ प्रिटेंड करके काम करेगा। वो झूठी इन्फॉर्मेशन देकर दोनों तरफ और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और ये सब वो करता है सिर्फ अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स के लिए। फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स बेसिकली एक रीमेक थी एक जापानीज फिल्म की जिसका नाम था योजिम्बो, और जिसे डायरेक्ट किया था अकीरा कुरोसावा ने, जो जापानीज फिल्मों के बड़े डायरेक्टर में से एक थे और वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। बेसिकली फिल्म का प्लॉट और स्टोरी सेम थी, पर उसे एक 1870s की वेस्टर्न सेटिंग में बदल दिया गया। सर्जियो लियोनी ने योजिम्बो पहली बार रोम के एक थिएटर में देखी थी। ये फिल्म उनको इतनी पसंद आई कि देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया एंड ही आस्क्ड देम टू गो वॉच दिस फिल्म। जब अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स पहली बार रिलीज हुई थी, उस टाइम इसे एक्स सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि फिल्म की ब्रुटैलिटी ने ऑडियंस को काफ़ी शॉक किया था। ऐसे सीन्स वेस्टर्न्स में पहले कभी नहीं देखे गए। इट वॉज अ क्लेवर मूव बाय सर्जियो लियोनी कि उन्होंने अकीरा कुरोसावा की फिल्म योजिम्बो से इंस्पिरेशन ली और उस कॉन्सेप्ट को एक वेस्टर्न स्टाइल में अडेप्ट किया। जब कुरोसावा ने अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स देखी तो उन्होंने लियोनी को एक लेटर लिखा। कुरोसावा ने लियोनी और प्रोड्यूसर्स एरिगो कोलंबो और जॉर्जियो पापी के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल किया। प्रोड्यूसर्स का डिफेंस था कि फिल्म का प्लॉट एक्चुअली कार्लो गोल्डोनी के 18th सेंचुरी के इटालियन प्ले द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स पर बेस्ड है, विच वॉज पार्टली ट्रू, लेकिन पूरा नहीं। कोर्ट का फैसला कुरोसावा के फेवर में गया। उनको फार ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड ग्रोस का एक परसेंटेज भी। आयरॉनिक बात ये थी कि अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स से कुरोसावा ने इतने पैसे कमाए जितना उन्होंने अपनी फिल्म से नहीं कमाए। इस मूवी ने क्लिंट ईस्टवुड को स्टार बनाया और सर्जियो लियोनी एस्टैब्लिश हुए एज वन ऑफ द मेजर डायरेक्टर्स इन द फिल्म मेकिंग वर्ल्ड।
जब सर्जियो लियोनी ये फिल्म बनाने निकले, वो वेस्टर्न सिनेमा को एक तरीके से री इन्वेंट करना चाहते थे, बिकॉज जो 50s और अर्ली 60s का वेस्टर्न सिनेमा था वो बहुत क्लीशेड और रेपिटेटिव हो गया, सो मच सो कि स्टूडियोज वेस्टर्न्स बनाना ही नहीं चाह रहे थे। इटली में उस वक्त वेस्टर्न्स काफ़ी पॉपुलर थे, पर ऑडियंस ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, सो कह सकते हो ये वेस्टर्न सिनेमा का डाउनफॉल था उस समय। Then came A Fistful of Dollars, which changed on how we look at Western genre. फिल्म शुरू होती है एक स्टाइलाइज्ड क्रेडिट टाइटल सीक्वेंस के साथ, जिसे डिज़ाइन किया था इजीनियो लर्दानी ने, and the title sequence was absolutely iconic and it sets the mood for the film that we are about to watch. क्रेडिट टाइटल ज़्यादा जेम्स बॉन्ड के टाइटल सीक्वेंसेस पर बेस्ड थे, और इसका जो जीनियस टाइटल ट्रैक है वो इनियो मोरिकॉन ने कंपोज किया था। वो सच में एक मास्टरपीस है। टाइटल सीक्वेंस और टाइटल ट्रैक का जो परफेक्ट ब्लेंड है वो बहुत ही स्टैंड आउट करता है। द मैन विथ नो नेम एक बहुत ही एनिग्मेटिक कैरेक्टर है, वेस्टर्न सिनेमास के ट्रेडिशनल हीरो से बिल्कुल अलग। ये एक ग्रे और कॉम्प्लेक्स फिगर है। वो अपनी प्रेजेंस से डोमिनेट करता है, ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब भी बोलता है इट्स ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी। इसी वजह से उसकी साइकोलॉजी को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। ये कैरेक्टर एक ब्रिलियंट मैनिपुलेटर है, एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, दूसरों के मोटिव्स को तुरंत समझ लेता है, लेकिन खुद कभी रिवील नहीं करता कि वो क्या चाहता है। जो थोड़ा बहुत हमें पता है वो बस इतना है कि ही इज़ जस्ट हियर फॉर अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स। ऐसे कैरेक्टर्स कम ही बनते हैं जो कम शब्दों में भी इतना इम्पैक्ट छोड़ जाए। टू फाइनली सम इट अप, फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स एक क्लासिक वेस्टर्न मास्टरपीस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।